नमस्कार, स्वागत है आपका डिविजन पंच में। तो देखिए, आगामी बिहार के एग्जामों के लिए खासकर बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिहार स्पेशल के अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो चलिए इसी की ओर हम लोग प्रयासरत हैं और आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बिहार स्पेशल के लिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही अच्छी कंटेंट है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग बिहार का इतिहास। ठीक है, प्राचीन बिहार का इतिहास, पूर्व ऐतिहासिक बिहार। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी किताब है ये। ठीक है, इसके बाद आप एमसीक्यू लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं समझते हुए। प्राचीन बिहार के अध्ययन हेतु सभी प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे कि जिसमें पुरातात्विक, साहित्यिक, संस्मरण व यात्रा विवरण प्रमुख हैं। हालांकि बिहार में पुरातात्विक उत्खनन बड़े पैमाने पर नहीं हुए, मतलब बहुत कम जगह में, बहुत जगह बाकी है उसका उत्खनन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ पुरातात्विक स्थानों की खुदाई के उपरांत प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। बिहार के दक्षिणी भाग में पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं, जिनमें पत्थर की कुल्हाड़ियाँ के फल, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ऐसे अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो ऐसे अवशेष मुंगेर, पटना, नालंदा और गया जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। जो अनुमानतः कितने पुराने हैं वो भी दिया गया है, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। मुंगेर के भीम बांध से आरंभिक पुरापाषाणिक औजार प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पटना विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विशेषज्ञों ने गया के जेठियन से पुरापाषाणिक हस्त कुल्हाड़ी, चाक इत्यादि प्राप्त किए हैं। आगे चलते हैं। बिहार में मध्य पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी मुंगेर से मिले हैं। ये छोटे आकार के पत्थर से बने तंज, तेज धार एवं नोक वाले औजार हैं। नवपाषाण काल में आ जाए, ये सामान्यतः 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद, जो कि फिलहाल सारण जिला है, और चेचर, जो कि फिलहाल वैशाली जिला है, से प्राप्त हुए हैं। इसमें पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। चिरांद पूरे भारत में हड्डी के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताम्रपाषाण काल एवं उसके परिवर्तित चरण के अवशेष बिहार के चिरांद, चेचर, सोनपुर, गया व मनेर यानी कि पटना से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, अंतिचक व ओरियम कहाँ, भागलपुर में, राजगीर, सोनपुर और वैशाली से ताम्रपाषाण कालीन काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिले प्रमाण कार्बन डेटिंग के अनुसार 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक के प्रतीत होते हैं। ज्ञातव्य है कि काले एवं लाल मृदभांड सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माने जाते हैं। बक्सर एवं चिरांद से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बक्सर और चिरांद से पूर्वी उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरू हो जाता है। आर्यों के आगमन से पहले का बिहार। आर्यों के आगमन से पूर्व बिहार के क्षेत्र में सभ्यता संस्कृति का विकास था। इसका प्रमाण ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न आते हैं कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया गया। तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं व्रात शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में कीकट क्षेत्र के अमित्र शासक यानी कि प्रेमगंध की चर्चा हुई है, जबकि अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख मिलता है। तीनों में बताया गया कि देखिए, ऋग्वेद में जो था वो बिहार के क्षेत्र को क्या कहा गया, तो कीकट और व्रात कहा गया। ऋग्वेद में कीकट के क्षेत्र जो था अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा यहाँ पर की गई है। अथर्ववेद में कहता है कि अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है, ठीक है, यही क्षेत्र का। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख मिलता है, मतलब जो अभी मिथिला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कि वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए हुआ है, ठीक है। माना जाता है कि यहीं ताड़का राक्षसी का वध भगवान राम के द्वारा हुआ था। वायु पुराण के अनुसार गया में असुरों का राज था। बिहार में अब आर्यों का आगमन की बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ, जिसमें लौह प्रौद्योगिकी की देन निर्णायक थी। भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य लोहे का उपयोग आरंभ हुआ और इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार प्रारंभ हो गया। अनुमानतः अथर्ववेद की रचना के दौरान आर्यों ने बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व की शुरुआत ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय शुरू हुई और संभवतः ब्राह्मण व वाराणक के ग्रंथों की रचना इसी क्षेत्र में हुई। लगभग 800 ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण विदेह माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुगन के सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़ते हुए बिहार की सदानी राज्य की गंडक नदी भी कहा जाता है के तट पर पहुँचने का विवरण देता है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया है। आगे चलते हैं। जो उपलब्ध प्रमाण यानी कि उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार मगध क्षेत्र में प्रभाव जमाने के बाद अंग के क्षेत्र में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं।
वाराह पुराण में चर्चा है कि कीकट एक अपवित्र प्रदेश है। कौन पुराण में है? तो वाराह पुराण में, ठीक है। जबकि गया पवित्र है। समझ में आ रहा है आपको? वहाँ पर कहा गया यानी कि कीकट जो क्षेत्र है वो वाराह पुराण में कहा गया कीकट अपवित्र देश है, जबकि गया जो है वो पवित्र है। अन्य पुराणों यानी कि वायु पद्म पुराण में राजगिरी, गया, पुनपुन इत्यादि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व का बिहार, ठीक है। चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व अर्थात उत्तर वैदिक काल में बिहार में राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए वेद, रामायण, महाभारत एवं पुराणों के द्वारा दी गई जानकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। विदेह, यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख मिलता है। यहाँ के राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो कौन थे? तो सूर्यवंशी थे। इसी वंश के दूसरे राजा मिथि जनक विदेह में ने मिथिला की स्थापना की तथा इसके बाद इस वंश के सभी राजाओं के नाम के साथ जनक शब्द जोड़ने लगा। इस वंश के 25वें राजा जो थे शिरध्वज जनक थे, जिनके द्वारा गोद ली गई पुत्री सीता का विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ। तो ये जो जनक थे वो कौन थे? तो ये जो थे आपको वह विदेह का 25वें राजा थे और इनका जो मूल नाम क्या था? शिरध्वज जनक। और क्या नाम था? शिरध्वज जनक। बात समझ में आ गई? इस वंश के पहले दौर में कुल 53 राजा हुए, जबकि दूसरे दौर में 15 राजा हुए। दूसरे दौर के राजाओं में जनक वैदेह अपनी विद्वता एवं विद्वानों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जनक वैदेह के दरबार में आयोजित विद्वानों की प्रतियोगिता में याज्ञवल्क्य के विजयी हुए। इस वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो करल जनक थे। कौन थे? करल जनक। बाद में मगध के राजा महापद्मनंद ने विदेह राज को अपने राज्य में मिला लिया। अब बात करते हैं वैशाली की। वैशाली मनु के पुत्र नभनेदिष्ट ने वैशाली क्षेत्र में वैशाल अथवा वैशालिका राजवंश की शुरुआत की। इस वंश में कुल 33 राजा हुए। इस वंश के 24 राजा विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की। इस वंश का अंतिम राजा सुमति या प्रमति थे। याद रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अंग की। अथर्ववेद में अंगराज का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जहाँ गैर आर्य जातियों का निवास को स्वीकारा गया है। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ के शासकों को जांग सुंदर होने के कारण इस क्षेत्र का नाम ही अंग पड़ गया। क्या सुंदर होता था? जांग सुंदर होने के कारण, जो कि एक किंवदंती है, कथा है। इस क्षेत्र का ही नाम क्या पड़ गया? अंग पड़ गया। यह राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के क्षेत्र में फैला था। प्रारंभ में इसकी राजधानी मालिनी थी। क्या थी? मालिनी थी। अंग की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मालिनी थी, जिसका नाम बाद में इसके राजा अथवा नदी के नाम पर चंपा या चंपावती वर्तमान चंपानगर रख दिया गया। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को ह्वेनसांग चेननपो कहते थे। क्या कहते थे? अंग को वो चेननपो, ह्वेनसांग क्या कहते थे? चेननपो, ठीक है। अंग में कुल 25 राजा हुए। तितुची अंग राज्य का पहला आर्य राजा था, जबकि महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। याद रहेगा, तीतुची जो था वो अंगराज का पहला आर्य राजा था, जबकि महाभारत में जो चर्चा है अंग, हम लोग जानते हैं अंगराज कर्ण, वो कुंती का पुत्र थे और वो जो थे आर्य के अंतिम राजा। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। दूसरे दौर में के अंतर्गत अंग के अंतिम राजा क्रमशः दधिवाहन, दृढ़वर्मन तथा ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म महावीर से प्रेरित होकर स्वीकार किया था करने वाली वो पहली महिला थी। दधिवाहन के समय वत्स के राजा ने चंपा पर आक्रमण किया। राजा दृढ़वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ किया। अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय मगध के राजा बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर इसे अपने राज्य में मिला लिया। अंगराज के प्रमुख शहर थे चंपा, भद्य, अश्वपुर एवं आसन। बौद्ध साहित्य में चंपा को तत्कालीन 6 प्रमुख नगरों में माना गया है। अब बात करते हैं बज्जी संघ की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध रचनाओं तथा अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार बुद्धकालीन भारतीय राजनैतिक समाज में 10 गणराज्य थे तथा बज्जी संघ उनमें से एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में स्थित बज्जी संघ के संभवतः 8 सदस्य थे। इसमें आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण जिले के भाग शामिल थे तथा इसकी सीमाएं नेपाल के तराई तक विस्तृत थी। बज्जी संघ की राजधानी की बात करते हैं तो वैशाली थी। बज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था, जिसके राज्य शासक क्या थे? तो क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली की पहचान बसाड़ नामक गांव से की गई है। सात्रिक या ज्ञात्रिक एक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राज के प्रमुख चेटक की बहन थी। याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। बज्जी संघ के अन्य सदस्य थे उग्र मुख कार्यस्थल, हास्ती ग्राम,
भोग मुख्य स्थल भोगनगर, इक्ष्वाकु मूल निवासी विदेह अथवा अयोध्या। कौरव जो थे वो मूल निवास कहाँ के थे, तो हस्तिनापुर के। विदेह जो था उसकी राजधानी मिथिला तथा बज्जी। बज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। राजाओं की सभा प्रशासन देखती थी, जिसमें 7707 यानी कि 7707 सदस्य थे तथा आपस में विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते थे। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी, जबकि कार्यकारिणी महासमिति के समान थी। संस्था में सभी राजाओं का अधिकार समान थे, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त था। बज्जी संघ के प्रमुख प्रधान चेटक की पुत्री का विवाह मगध नरेश अजातशत्रु के साथ हुआ था। बज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगर बधू के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी अमरपाली की नियुक्ति की गई थी। मगध सम्राट बिंबिसार अमरपाली पर आसक्त होकर वैशाली पर अधिपत्य करना चाहता था। इसके लिए उसने वैशाली पर आक्रमण भी किया। अमरपाली का संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था और उन दोनों में अभय कुमार नामक एक पुत्र पैदा भी हुआ। अभय कुमार बड़ा होने के बाद एक बौद्ध भिक्षु बन गया। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी अमरपाली पर मोहित था। अमरपाली भी उससे प्रेम करती थी, लेकिन जब वैशाली के लोगों को इस बात का पता चला तो अमरपाली को जेल में डाल दिया गया। अमरपाली ने वैशाली के हित के लिए मगध के शासक अजातशत्रु के अनुग्रह को अस्वीकार कर अपने प्रेम की आहुति दे दी थी। भगवान बुद्ध ने वैशाली प्रवास के दौरान अमरपाली के यहाँ भोजन किया था। अमरपाली ने बौद्ध संघ को अपने एक उद्यान समर्पित किया था। अमरपाली बाद में बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी। मगध नरेश अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार करने के उद्देश्य से बज्जी संघ में फूट डलवाई था। कर्मन द्वारा बज्जी संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि अंगुत्तर निकाय में इन महाजनपदों की सूची दी गई है। इनमें 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी बिहार में स्थित हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तीनों के संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में मिलती है। अब आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो कल होगा वो होगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।